अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिससे इंतखाबी अखराजात की फराहमी से मुतल्लिक एक बिल मुस्तरद कर दिया गया। इससे पहले जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसने फेडरल किटी में से निकाल के जो इलेक्शंस हैं दोनों सूबों के, उनके लिए अखराजात निकालने से भी मना कर दिया, उसको भी मुस्तरद कर दिया उन्होंने। तो इसकी जो वजाहत है या इसकी जो रीज़निंग है वो हुकूमती जो शख्सियात हैं, स्पेसिफ़िकली आयशा गौस पाशा साहिबा, वो इस तरह से देती हैं। वो कहती हैं कि अगर इजाफी फ़ंड्स फराहम किए तो ये IMF प्रोग्राम से तजावुज़ होगा, IMF के साथ तयशुदा खसारे तक महदूद हमें रहना चाहिए। अब इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा, सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये 20-21 अरब जो मांगे जा रहे हैं ये फेडरल बजट के लिए क्या है, ये तो बिल्कुल मामूली से पीनट्स। उन्होंने फिर एक लिस्ट शेयर की और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा तो जो तरक्याती बजट से मुख्तलिफ जो स्कीम्स हुकूमत ने सब्सिडीज़ वाली अनाउंस की हैं उसके ऊपर खर्च कर दिए हैं। तो ये तो कुछ भी ना हुआ अगर बजट से इसका मवाजना करें। लेकिन ये तो इसका एक पहलू। हमने कुछ अरसे के दौरान देखा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के जो रहनुमा हैं उनसे जब टॉक शोज़ में बात हो या वैसे उनका मौक़िफ़ सामने आए तो वो ये बात ज़ेरे लब कह जाते हैं कि इलेक्शंस इस वक्त करवाने का उनको पॉलिटिकली, उनको सियासी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। इसहाक डार की तो आपको बात याद होगी और हम इस शो पे भी बड़ी दफ़ा कर चुके हैं जब वो ये कह चुके हैं कि जी हमने बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है मुल्क की खातिर बेहतर फैसले करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत लेके, तो अब हमें वक्त मिलना चाहिए अपना वो पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है जी कि इस वक्त जिस दौराहे पे मुल्क खड़ा है वहाँ से आगे किस तरह से निकला जाए, तज्ज़ियाकार और सियासी पंडित इलेक्शंस को उसका एक हल करार देते हैं और फिर ऑब्वियसली जो दो सूबों में इलेक्शंस करवाने हैं वो तो आईनी प्री रिक्विजिट है ना, 90 दिन के अंदर कराने हैं। तो सवाल आज का हमारा कुछ यूँ है कि ये जो PDM ताख़ीर कर रही है इलेक्शंस में, तो क्या ये फौरी या ताख़ीर से इंतखाबात PDM को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या सूरत हाल निकलेगी, ये ज़रा अपने तज्ज़ियाकार से हमने पूछना है। एग्जैक्ट सवाल भी आपके लिए फ्रेज़ कर देती हूँ जी, फौरी या ताख़ीर से इंतखाबात PDM का फ़ायदा या नुकसान किस सूरत में होगा। मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, महमद सरफराज साहिबा, मुनीब फ़ारूक साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। और जैसे मैंने कहा कि PDM की इसके पीछे हमें सोच गाहे गाहे पता भी चलती रही है, उनके रहनुमा कहते रहे, क्या आपको लगता है कि जिस वजह से ताख़ीर वो कर रहे हैं उसका उनको फ़ायदा होगा? देखिए अलीना, PDM ने पहले ही अपना बहुत नुकसान कर लिया है और ये मज़ीद नुकसान होगा अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी। जो आयशा गौस साहिबा ने बात की है वो बिल्कुल भी बाय करने वाली बात नहीं है, इसलिए कि अगर इलेक्शन के लिए ये रीजनिंग दी जाए तो फिर तो इस मुल्क में शायद कोई भी हुकूमत हो वो इसको रीज़न बना के इलेक्शन मुलतवी करती रहेगी। हम जो रिवायात बदकिस्मती से न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कायम कर रहे हैं वो ऐसी रिवायात है जिसका आगे चल के इन सब को नुकसान होगा और ओवरऑल जो आने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ये हम नहीं रियलाइज़ कर रहे, ये जो करारदादें पास हो रही हैं या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह बेंचेस की तश्कील हो रही है उसका दोनों का नुकसान हो रहा है और ओवरऑल पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान हो रहा है। तो ये जो रीजनिंग है ये रीजनिंग इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि अल्टीमेटली 2023 इलेक्शन का ही साल था ना। तो अगर अक्टूबर में भी अगर आयशा गौस साहिबा ने ये जवाब पेश कर दिया कि जी नहीं है फंड्स, तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर इस मुल्क में जो आइन की वो क्लॉज है वो निकाल दें और फिर अब पार्लियामेंट भी अगर नज़रिया ज़रूरत पे चलना शुरू कर दे कि आप ये एक्सक्यूज़ बना के इलेक्शंस को मुलतवी करें, तो मेरा ख़्याल है हमें इससे हटना चाहिए। लेकिन PDM की हद तक अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो कोई 2-3 वजूहात PDM बता दे जिसका उनको फ़ायदा होगा इलेक्शन। क्या इस साल के आखिर तक पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो फ्लरिश करने लगेगी, इतनी ग्रो कर जाएगी कि उनको और ये कहना कि जो इसहाक डार साहब वाली बात की आपने कि पॉलिटिकल गेन्स वाली बात है कि हमें, तो उसका तो एक ही तरीका होता है ना कि आप इलेक्शन में जाएं, यही मौक़िफ़ लेके इलेक्शन में जाएं, लोग आपको वोट दें और आप 5 साल के लिए जो है वो करें, इक़्तिदार में आएँ और हुकूमत करें। इलेक्शन से एस्केप
का कभी भी फ़ायदा नहीं होता किसी भी जमात को। लेकिन सर इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी मुनफरद है। आप समझे कि अगर इस वक्त जिस तरह का केओस है और पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, उसमें 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर मौजूदा सेटअप के अंदर करवा दिए इलेक्शंस तो फिर चले, मैं कहती हूँ ये भी उनको एज देते हैं, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, पीडीएम की हुकूमत आ जाती है, लोग फिर आके सूबे में सूबाई असम्बलीज तोड़ देते हैं, फिर क्या होगा? इस पॉलिटिकल जंग का, इस पोलराइजेशन का तो कोई एंड ही नहीं होगा ना फिर। यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि जो रिवायात हम कायम कर रहे हैं आज पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में, उन रिवायात का हमें 100% नुकसान होगा। कोई एक इस तरह की जो चीज़ें बन रही हैं, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट पे अगर मैं शक करना शुरू कर दूं तो फिर तो आपका ख्याल है अगर फौरी इलेक्शंस करवा लें तो ज़्यादा बेहतरी है इनकी? फौरी इलेक्शन, देखिए फ़र्ज़ करें फौरी इलेक्शन कराते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, फ़र्ज़ करें पंजाब में, देखिए आप एक डिफीटेड सोच से जा रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन कराए तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो पीटीआई पर भी तो बर्डन आएगा ना, वो तो आपको उस लॉस से निकलना है। अच्छा, अब ये आपने और इस उससे आप जाएं, ये प्रोग्राम हो सकता है कि लोग आपकी बात को मान लें। आपकी क्या राय है लीना? सबसे पहले तो मैं ये बात कहती जाऊं कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल डिले नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो ये आपका सवाल है जो बुनियादी कि फौरी या ताख़ीर से इंतखाबात में पीडीएम को फ़ायदा या नुकसान की सूरत में होगा। देखिए अगर फौरी इलेक्शन होंगे तो उसका तो पीडीएम को बिल्कुल नुकसान है। जो ताख़ीर से होंगे, जो कि सही नहीं है, गैर आईनी है वो चीज़, लेकिन उसका उनको एक अदद कुशन मिल जाता है। और देखिए रीना, हम यहाँ पर बात करते हैं, हमेशा हमने बहुत दफ़ा जब ये सवाल हुआ है हमने यही बात की है कि ये इस तरह के प्रेसिडेंट सेट नहीं होने चाहिए कि इलेक्शन डिले का अगर इस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल या सिक्योरिटी की बिना के ऊपर जो है वो बना ले तो ये फिर बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन जब आप पीडीएम की जमात के लोगों से बात करते हैं, आप उनसे हुकूमत के लोगों से बात करते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर कौन से प्रेसिडेंट्स या रिवायात की आप लोग बात करते हैं? यहाँ पर तो एक वजीर आजम को फांसी दे दी जाती है, ये कौन सी रिवायत थी? यहाँ पर एक आमे पर एक वजीर आजम को निकाल दिया जाता है, ये कौन सी रिवायत थी? यहाँ पर 63 आर्टिकल 63 रीराइट कर दी जाती है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सी रिवायत? यहाँ पर आर्टिकल 5 आदि असेंबली के ऊपर लगा दिया जाता है, ये कौन सी रिवायत थी? यहाँ पर वो कहते हैं कि बेसिकली वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स जो है वो नई नई रिवायात में डाली, रूल्स भी तोड़ेंगे। तो अब हम भी वही करने जा रहे हैं, मतलब वो ये जानते हैं कि वो एक चीज सही नहीं कर रहे, वो आइन के तहत नहीं कर रहे चीज, लेकिन वो ये कहते हैं कि उसका नुकसान किसको हुआ? वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर 2014 का धरना किया और बहुत सारी चीजें उन्होंने की, उनको किस चीज का नुकसान हुआ? कि अगर मीडिया भी उनके जमाने में उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है तो अगर हम करते तो आप हमें तो सुनाते हैं, लेकिन उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने झूठा फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का पूरा बनाया, सबको पता है कि वो एक झूठ था वो, लेकिन उसका उन्हें नुकसान तो नहीं, उनकी मजीद पॉपुलैरिटी बढ़ी। दूसरी भी चीजें वो इस तरह से एग्जाम्पल के आर्टिकल 5 लगाया, एक यानी कि मुंतखब हुकूमत ने, सिविलियन हुकूमत ने एक्चुअली एक गैर आईनी चीज की आइन शिकनी की, और यह हम फौजी हुक्मरानों का तो सुनते थे, लेकिन सिविलियन हुकूमतें तो इस तरह नहीं करती थी, उन्होंने की, उनको उसका भी नुकसान नहीं हुआ, 5-0 के फैसले का भी उन्हें नुकसान हुआ। तो बेसिकली ये पीडीएम की हुकूमत कहती है कि हमने तो अब ये देख लिया कि यहाँ पर इस तरह की चीजें करने से, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है ना, मैं तो बड़ा मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि किस किस्म की हम बात कर रहे हैं कि कोई असूल ना हो, कोई कानून ना हो, कोई चीज ना हो, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरों पे तो स्टिक करती नहीं तो फिर हम भी ऐसे करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो यही समझते हैं कि अगर हमने फौरी इलेक्शन कराए तो उसका नुकसान होगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है लीना कि 2 असेंबलियों के अगर इस वक्त जो हालात है, पोल सर्वे सब कुछ सामने है, तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई को एज है। तो अगर वो होगा तो फिर वो जाहिर बात है जब अक्टूबर के इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट होता है। वो इसको इस नजर से देख रहे हैं, वो तो इस नजर से देख रहे हैं, लेकिन हमें ये बात मैं दोबारा कहूंगी कि बिल्कुल ये गलत बात है, इलेक्शन एक्चुअली टाइम पर ही होना। ठीक है, लेकिन यू नो फॉर द सेक ऑफ डिबेट आप लोगों को मुख्तलिफ आरा बिल्कुल सामने आई हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि अगर इसी तरह से हमें नज़र आ रहा है कि एक मूव होता है, आगे से उसका काउंटर मूव होता है, वो सही हो गलत हो, अजीब व गरीब सी कैफियत है, इसमें अगर इस तरह से आगे चले भी गए तो क्या हासिल करेगा ये मुल्क? ये भी एक बड़ी सोचने की बात है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी।
आपने मुलाहिजा कर ही लिया होगा, एक बड़ी खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है वो ये है कि 8 रुकनी बेंच ने जो पार्लियामेंट का यानी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस बिल, उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद को रोक दिया है टिल फर्दर नोटिस। आगे जो अपने 8 पेजेस के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसमें वो कहते हैं कि जी रेगुलेशन की आड़ में ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ऊपर कदगन लगाने की कोशिश है और ये कहते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी में सब्सटैंशियल, वाज़े, इमीडिएट, फौरी और डायरेक्ट मुदाखलत है। अब ये बहुत बड़ी चीज़ आई है। मुनीफ फारूक साहब की मैं सबसे पहले इसके ऊपर रहनुमाई चाहूँगी। मुनीफ फारूक साहब, एक पार्लियामेंट ने कानून साजी की, आइडियली पार्लियामेंट सुप्रीम है और वो कर सकती है। इससे पहले क्या कभी देखा गया, क्या कभी सुना गया इस तरह के एक कानून बनने से पहले ही उसको रोक दिया जाए? देखिए, पहले तो सब आप जितने भी मौजूद शख्सियात इस प्रोग्राम में है, मुझे आर्म्स ब्लॉक करके विश करें कि मेरी फोरसाइट बहुत कमाल है। जब ये कानून बन रहा था तो मैंने उसी वक्त आपको अर्ज किया था कि बिल्कुल सही बात, तो इससे आगे भी कह सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। ठीक, वो मदद साहब को मैं ब्रेक में मैंने बताया मदद साहब को कि वो एक्चुअली ये जो एंटिसिपेटरी इंजंक्शन है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन चले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, मैंने पहले अर्ज किया था अभी तो ये कानून बना नहीं तो इसकी अमल दरामद रोकी गई है। इंशाअल्लाह जब जैसे ये बनेगा 20 तारीख के बाद तो आप हाथ जमा रखिए, ये कलअदमी करार दे दिया जाएगा। उस दिन हम क्या आप रिपोर्ट कार्ड में अगर मुझे बुलाएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे और आप वो क्लिप्स चलाइएगा जो कि मैं ये अर्ज करता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है या जो तरीकाकार इस्तेमाल किया है इज्जत माफ की जस्टिस साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने, वो एंटिसिपेटरी इंजंक्शन का है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर क्योंकि बैसियत एक तालिब इल्म के जब आप पढ़ते हैं, ये एंटिसिपेटरी इंजंक्शन आमतौर पे होती है कि जहां पर आपने कोई काम होने से पहले रोकना होता है। एक तो होती है परमानेंट इंजंक्शन, होती है कि आप किसी को रोकते हैं, एंटिसिपेट करते हैं ना आपकी ये मुमकिन तौर पर हो जाएगा। आपकी गाय मेरे घर में घुस आएगी तो ये एक एंटिसिपेटरी इंजंक्शन में ले सकता हूँ। आपका कोई फलाना कुछ हो जाएगा तो एंटिसिपेटरी इंजंक्शन ले सकता हूँ। ये बड़ी दिलचस्प जूरिस्प्रूडेंस आज रकम की गई है कि आप एक कानून बना रहे हैं और मुझे पता चला है और हमें पता चला है कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करेगा। अभी वो कानून बना नहीं है, हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसका अमल दरामद रोक देते हैं। और वो इस सूरत में हम रोकते हैं कि उस पर अमल दरामद जब होगा नहीं तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लिहाजा हम एक एंटिसिपेटरी इंजंक्शन इन्वोक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अंदर और एक लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ये कमाल जूरिस्प्रूडेंस रकम की है। 63 के फैसले के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कमाल जूरिस्प्रूडेंस आज इस इंटरिम ऑर्डर के जरिए उन्होंने मुरतब की है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट बड़ा सादा है। देयर इज नो अपील अगेंस्ट सच इंटरिम ऑर्डर। ये ज़हन में रखिएगा, इट्स एन इंटरिम ऑर्डर। ये मामला चल रहा है, हुकूमत इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। ना हुकूमत इस कानून को बनने के बाद गजेट नोटिफिकेशन कर सकती है। अगर गजेट नोटिफिकेशन नहीं होगा तो कानून अमल दरामद उसका नहीं हो सकता। लिहाजा इन ऑल इवेंचुअलिटी ये अब एक जो ड्राफ्ट था जिसको पार्लियामेंट ने कसरत राय से मंजूर किया, ये एक ड्राफ्ट ही रहेगा जब तक इसके ऊपर अदालत इसका फाइनल फेट नहीं बता देती। और बसद एहतराम, मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत साबित होगा और ये कानून इसके हवाले से वो कहा जाएगा हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, तो ये बेचारा खिलेगा नहीं, उससे पहले ही मुरझा गए। अच्छा, थोड़ा सा ऑर्डर के ऊपर सवाल कर सकते हैं? सॉरी, सिर्फ एक छोटी सी चीज मुनीत, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो क्या वो कोई नया बिल ला सकते हैं अगर इन्होंने ये इस तरीके से इसको पॉज कर दिया एक तरह से? देखिए, लॉ मेकिंग के ऊपर कोई कदगन नहीं है। वो बार-बार अगर लॉ पार्लियामान एक कल नया लॉ लाए अंडर न्यू, इससे ज्यादा कर्ब करे अगर कोई वो करना चाहती है। पार्लियामान हैज ऑल द राइट, वो कल एक नया लेजिस्लेशन करे, उसके ऊपर कौन रोकेगा? फिर एक नई पिटीशन आएगी, उसको चैलेंज करेंगे, उसको रोकेंगे। ठीक है, बिल्कुल करें। तो फिर अगर ये आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड, बट इफ इट इज गेटिंग टू अ पिसिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, तो बस ठीक है, फिर इसका यही नतीजा निकलेगा। फिर एक दूसरे को अनॉय करें, एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोर करें, तो बस ठीक है, बनाएं फिर इसको। अच्छा, ये जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं ऑर्डर में, मुनी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करें, क्योंकि आज हमने अदालत में भी देखा दरखास्त गुजारों में से एक जो हैं उनके वकील ने इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है और ये पार्लियामेंट ने कानून बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के तो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की है।
अभी ऑर्डर में भी इसकी जो शिक नंबर 15 है, एग्जैक्टली वही कहा गया कि मुदाखलत की गई है जुडिशरी की आज़ादी में, उनकी इंडिपेंडेंस में। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं मुनीब? अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। मुनीब फारूक साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं, इंटरनेट का शायद कोई प्रॉब्लम है। शहजाद इकबाल साहब, आप अपनी राय दीजिएगा। आपने मुनीब का इनिशियल टेक अवे सुना, आप क्या समझते हैं? हम बड़ी बात भी कर रहे थे इसके ऊपर कल, और यहाँ पर गालिबन भट्टी साहब ने मिसाल दी थी हस्बा बिल की, हालांकि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में है हस्बा बिल। वो प्रेसिडेंट ने एडवाइस भेजी, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए एक्शन लिया। इसका हस्बा बिल का इस 8 रुकनी बेंच या इसने जिस तरीके से सो मोटो लिया है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज न सिर्फ वो नोटिस लिया गया बल्कि उसके ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया गया है जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, कल इस पर बड़ी हम डिटेल में बात कर चुके थे। ये जो अमल दरामद से फिलहाल इसको रोका गया है और कहा है कि इसकी अमल दरामद नहीं हो सकती और फिर केस टेकअप किया जाएगा 2 मई को गालिबन तारीख दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, 10 दिन का टाइम होता है, ऑटोमेटिकली ये एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये केस फौरी तौर पे टेकअप करने के लिए, जैसे अभी मुनीब ने भी बताया, कोई कह रहा है प्रीमेच्योर है, कोई कह रहा है एंटीसिपेटरी इंजेक्शन है। ये उसकी वजह यही है कि अगर ये कानून पास हो जाता तो जाहिर सी बात है उस कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच नहीं बना सकते थे, वो फिर एक कमेटी होती जो कि बेंच बनाती। लेकिन क्योंकि ये मामला पहले ही टेकअप कर लिया गया, जब ये कानून नहीं बना था तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया। वो जो बेंच बना 8 मेंबर्स का, उसके हवाले से ये बड़ा वाजे हो रहा है कि लाइक माइंडेड जजेस जो है उस पर बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ पे सीनियोरिटी का मुझे नहीं पता, बहुत से लोग बात करते हैं सीनियोरिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है या नहीं होता है, क्योंकि जो जस्टिस असर मनल्ला साहब की अभी जो जजमेंट थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि ऑल जजेस आर इक्वल। तो मुझे सीनियोरिटी का नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि अगर जो माजी में केसेस चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा जी, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर क्या आप अपने लाइक माइंडेड जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, पॉलिटिकल नेचर केसेस में बिठाते हैं तो उससे ये तासुर जाता है कि आप ना ट्रांसपेरेंसी शो कर रहे हैं अपने फैसलों में, ना आप उसमें फेयरनेस शो कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल जजेस आर इक्वल तो सीनियोरिटी का इतना इशू नहीं होना चाहिए। तमाम जजेस जो है आई एम श्योर वो लर्नेड हैं और वो जानते हैं आइन को, लेकिन ये ज्यादा इशू बन जाता है कि क्या बेंच इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि लाइक माइंडेड जजेस हैं और ताकि फैसला जो है वो अपने मुताबिक लिया जा सके। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इस वक्त इशू है जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी इसीलिए टेकअप किया गया प्रीमेच्योरली ताकि बेंच बन जाए इस पे और फिर इसकी अमल दरामद रोकी जाए। अब इसको जाहिर सी बात है आप मुस्तरद तो नहीं कर सकते, मुस्तरद तो उसी वक्त होगा जब कानून बन जाएगा और 2 मई तक ये कानून बन चुका होगा, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि इसको मुस्तरद भी कर दिया जाएगा। आप वैसे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुनीब फारूक साहब जैसे अभी कह रहे थे कि हुकूमत के पास ज्यादा कोई ऑप्शंस बची नहीं है, गो कि मैं इसके ऊपर उनसे मजीद सवाल भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं हुकूमत के पास ज्यादा कोई ऑप्शंस बचे नहीं है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी अपना रही है और वो कह रही है कि जी हम अदलिया के पीछे खड़े हैं और जो जज साहिबान पर्टिकुलरली इस बेंच में जो फैसला कर रहे हैं हम उनके भी पीछे खड़े हैं। और फिर ऐलान भी किया गया कि जैसे आज अदालती जो कार्रवाई है उसके बॉयकॉट का ऐलान किया गया और फिर आने वाले दिनों में सड़कों पे निकलने का भी ऐलान किया जा रहा है। तो व्हाट डू यू एंटिसिपेट? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुताल्लिक कोई एहतजाज करने वाली है या कोई सड़कों पर निकल सकती है? देखिए, अगर मामला बिगड़े तो मेरे ख्याल से वो एक लॉयर्स मूवमेंट टाइप का एहतजाज तो प्लान कर रहे हैं कि जैसे 2007 में हुआ लॉयर्स मूवमेंट, एक बड़ा इनकलाबी मूवमेंट थी जुडिशरी को रिस्टोर करने के लिए, वो इस किस्म की बात तो देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा फर्क होगा, उस वक्त आपको पता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, वकला बरादरी के साथ मिलकर और बहुत माइनॉरिटी में चंद आप कह सकते हैं कुछ नॉन वकला एक तरफ थे जो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े हुए थे, अदरवाइज तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम बार ये एक साथ थे और वो एहतजाज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस तरह का मोमेंटम तो नहीं बन सकेगा क्योंकि इस वक्त डिवाइड है। आपने देखा कि आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सिंध बार काउंसिल ने, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने प्रोटेस्ट किया हुआ था और स्ट्राइक उन्होंने कॉल की हुई थी, तो वो एक डिवाइड मौजूद है। लेकिन देखिए इसमें 2 चीजें हैं ना, एक तो ये जो हुकूमत इस वक्त कर रही है ना, कल भी मैंने इस बात की थी, इलेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मामला ये गया सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए क्योंकि ये इलेक्शन से भाग रहे थे। वहां पे जिस तरह का दोबारा वो जो बेंच तश्कील हुआ, सारी कंट्रोवर्सी भी, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स अगेन, उस तरीके से नहीं होता, ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन वहां पे जो फैसला आ चुका है 3-2 वो बाइंडिंग है, वो हुकूमत को मानना चाहिए
ये जो इश्यूज हैं ये अब बहुत डीप रूटेड है, और ये जो अब शक्ल इख्तियार कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बड़ा ही डैमेजिंग ऑलरेडी हो रहे हैं और मजीद होंगे, क्योंकि ना पार्लियामेंट और हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार है, ना जो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं शहजाद इकबाल साहब। नीम साहब, आपसे मैं समझना चाह रही थी कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा है कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है रूल्स एंड प्रोसीजर्स में मुदाखलत करना। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 191 ये इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को करे। तो क्या ये जो ऑर्डर में बुनियाद बनाई गई है ये दुरुस्त है? देखिए, अब अल्टीमेटली तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन एक बात है कि आर्टिकल 191 की अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो उसके शुरू में लिखा आता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है पार्लियामान। चलें, 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते, लेकिन कानून तो बना सकते हैं। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 191 की, एट द एंड ऑफ द डे वो भी करनी सुप्रीम कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट नहीं बताना है। लेकिन जो हुकूमती साइड थी उनका आर्गुमेंट ये था कि नहीं, हम कानून बना सकते हैं और हम आर्टिकल 184(3) की जो हैयत है उसको नहीं बदल रहे, हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं और उसके अंदर एक चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि शायद इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी और इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट शायद प्रॉब्लम होगा भी नहीं, होता भी ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इशू ये है कि हुकूमत एक ऐसा मामला जो कि कानूनी और आईनी है, खास तौर पर कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, उससे हुकूमत डिविएट कर रही है और उसके लिए तावीलें पेश कर रही है। अब जारी बात है वो अदालत ने एक्सेप्ट करनी थी, अदालत ने एक्सेप्ट नहीं की, मामला आगे चला गया है। इस तरह हरिडली ये कानून पास किया गया, ठीक है, लेकिन वो कानून उसको बैकिंग हासिल है पाकिस्तान बार काउंसिल की, मुतअद्दिद बार काउंसिल्स की, और वाकई ये कहा जाता रहा है कि सुओ मोटो का इख्तियार, और ये सिर्फ बार काउंसिल्स नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कहते हैं कि ये मामला दुरुस्त होने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट जहां हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज्यादा सियासत पोलराइज्ड है, बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट भी पोलराइज्ड है और वहां पर भी इस वक्त जो जज साहिबान है वो इतनी डिवीजन है कि 8 एक तरफ 7 एक तरफ, अब तो सबको पता चल गया और जो हालात हमारे सामने हैं, ऐसी सूरत हाल में यही कुछ होना था। चीफ जस्टिस साहब ने भी बसद एहतराम वो भी अब जाहिर बात है कि सिर्फ कानून की और आइन की पासदारी शायद मुकम्मल तौर पर वो नहीं कर रहे, वो कुछ और भी कर रहे हैं। अब उसका नाम मैं अगर दूंगा कोई तो वो जाहिर बात है वो उस उम्र में आ जाएगा कि मैं कोई खुदा न खास्ता तौहीन कर रहा हूं, लेकिन ये कानून और आइन की पासदारी से कोई ऊपर का लेवल है जहां पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हुकूमत ने कल हमने राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी डिस्कस किया, उन्होंने कहा था कि अगर आइन और कानून से आगे बढ़कर कोई बात की जाएगी और अगर माइट इज राइट वाली बात हुई तो फिर हम भी उसका रद्द अमल देंगे और वैसा ही देंगे। नियाजी साहब, अब ये जो ऑर्डर आया है और कानून साजी पर अमल दरामद को रोक दिया गया है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा और खासकर हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा? उसने कहा जी कि न्यूटन का जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जो देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए जी, बात यह कि जब आप गैर मामूली काम करेंगे तो आप तैयार रहें कि गैर मामूली आपको उसका हिसाब किताब देना होगा। रिस्पॉन्स गैर मामूली ही आएगा। अगर एबनॉर्मल चीजें आएंगी तो जवाब में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा। कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें दानिश्वरी की जरूरत नहीं है, कोई इसमें दलील देने की जरूरत नहीं है। जब से आपने ये काम संभाला है, ये तो अल्लाह ताला कहता है ना कि वो एक नहीं सर, वो नॉर्मल रिस्पांस क्या हो सकता है? क्योंकि मुनीर फारूक साहब अभी कह रहे थे ना, ज्यादा कुछ अब हुकूमत के पास है नहीं, बजाय करारदादें ही बस पास करा सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत के पास एक जनरल आइंदा खान भी है। जनरल आइंदा खान जो है ना, वो आइंदा का प्रोग्राम लेके फिर रहा होता है। जनरल आइंदा खान का जो रिस्पॉन्स है जी वो आपको जिसको कह रहे थे कि आइंदा को प्रोग्राम बताएगा। देखिए जी, हर काम करने के 200-250 तरीके हैं और हर काम ना करने के भी 250 तरीके हैं। हुकूमत इलेक्शन क्यों कराए? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? क्या इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत अभी सियासत की है, ऑपोजिशन के कहने पे की है, उनके मुतालबात पे की है? बल्दियात को जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया तो क्या इमरान खान ने उनको चलने दिया था?
कोई स्टिग्मा लगा हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने डिफाई किया। क्यों किया कि उसको बलदयाती वारा नहीं खाते थे। फिर इस तरह हुआ कि काफी छुट्टी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं जो असेंबली के अंदर से किया। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत जो है एंड ऑफ द डे ताकतवर है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने तो कह दिया हम नहीं मानते, वो तो पहले से कह रहे हम नहीं मानते। कहेगी फौज को कहेगी कि जाके हुकूमत हटा दो, चलो ये करके देख ले। क्या आप खुद बाहर निकल आएंगे कि ये चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा सोचती है कि कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि हम अपना ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट ना करवा सके। चुनाचे हमने देखा नहीं है कि पिछले कई हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट जो है खसूसन ये जो पिछले जो 2-3 महीनों से ये जो एक्सरसाइज हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर वो ले दे हो रही है, वो ले दे कि कभी मेरे 70 साल जिंदगी में मेरे वहमों को माफ सर, लेकिन हो क्या सकता है प्रैक्टिकली ना, क्योंकि चले इंतहा ये होती ना मजहर अब्बास साहब के, मैं कहती हूँ हुकूमत को इतने तहफ़्फ़ुज़ आते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज देते हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, सदर साहब उनके साथ नहीं है, तो क्या है उनके पास फिर उनके हाथ में? देखिए एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, किसी भी जमहूरियत में पार्लियामेंट से ज़्यादा ताकतवर इदारा कोई नहीं होता। ये बात बहुत से लोग अपने जहन में बैठा लें। पार्लियामेंट, मैं इस हुकूमत का बहुत बड़ा नक़ाद हूँ और उसकी बहुत वाज़ेह वजूहात हैं, अदम एतमाद की तहरीक से लेकर आज तक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल के ऊपर इस तरह का फ़ैसला दे दें। वो बिल जो अभी कानून बना नहीं है उससे पहले ही आपने फ़ैसला दे दिया, तो इससे बेहतर है एक मॉनिटरिंग जज भी पार्लियामेंट में बैठा दें, स्पीकर की जगह वो जाके बैठ जाया करें, वो देखें कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा बिल नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि पार्लियामेंट की जो खुद देखिए इस मुल्क का आइन पार्लियामेंट ने बनाया है। जी। इस मुल्क का आइन जिसकी बात की जाती है, जिसकी सरबलंदी की बात की जाती है, जिसकी बालादस्ती की बात की जाती है, वो किसने बनाया? वो चंद इंडिविजुअल ने नहीं बनाया, वो किसी आमिर ने नहीं बनाया, वो इस मुल्क की पार्लियामेंट ने बनाया है। और इस मुल्क की पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो तरमीम करना चाहे वो तरमीम कर सकती है। ठीक है, वो अच्छी तरमीम करते हैं, वो बुरी तरमीम करते हैं। आप देखें सुप्रीम कोर्ट नाकाबिल तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है। मैं चाहती हूँ 20 सेकंड रह गए, जरा हम महमल को भी अगर शामिल कर लें। महमल, अलीना, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये एक तसादुम की तरफ ऐसे लेकर जा रही है कि जिसके बाद अब जो है पार्लियामेंट भी वो ये कहेंगे कि हम भी आपके कोई हुक्म और कोई चीज ना इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कोई चीज नाफिज करेंगे। ये नहीं होना चाहिए था इस तरीके से, और ये आप कर ही नहीं सकते कि एक चीज का। बिल्कुल ठीक। और महमल, इसके ऊपर हम कल भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज हमारे पास वक्त कम था ब्रेकिंग की वजह से, बट वील डिस्कस दिस टुमारो। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।